नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेटा आज की 2 सितंबर 2022 देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट पेज से। फर्स्ट न्यूज़ है, देखो श्रीलंका को आईएमएफ की तरफ से अभी एक अप्रूवल मिला है 2.9 बिलियन डॉलर्स के हेल्प का। ठीक है, अब इसमें श्रीलंका को ये जो हेल्प मिलेगी ना, तो हम इस श्रीलंका में भी एग्जैक्टली वही काम करने पड़ेंगे जो हमने 1991 में जब हमने भी आईएमएफ से बेल आउट गेन किया था। हमने भी फिर बाद में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, वैसा ही कुछ अब श्रीलंका में भी देखने को मिलेगा। तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो सपोर्ट दिया जाएगा, उसमें जो डिमांड्स की जा रही है उनमें एक तो इनकम टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में चेंजेस लाने पड़ेंगे श्रीलंका को। दूसरा, जो फ्यूल और पावर में जो लॉसेस हो रहे हैं उनकी लागत को रिकवर करना पड़ेगा। सारा डिटेल हम एक्सप्लेन पेज पे देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा मार्केट बेस्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, दैट मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड पर ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा। इसके अलावा अपने बैंकिंग सिस्टम को प्रॉपर मैनर में कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की भी एंट्री हो जाएगी वहाँ पर। और तीसरा, फाइनल, करप्शन वल्नरेबिलिटीज़ को कम करना होगा। कुल मिलाकर के गवर्नमेंट का जो रोल है वो रिड्यूस होगा। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि श्रीलंका में नियो लिबरलिज्म का एक किक स्टार्ट अपने आप में देखा जा पाएगा। ठीक है, तो जानेंगे इस मुद्दे को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन पेज पे। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखो इंडिजीनस सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन तैयार है और गवर्नमेंट जो है वो अपने इम्यूनाइजेशन ड्राइव में इसको लॉन्च करने के लिए भी रेडी है। ठीक है, और जहाँ तक आज से लॉन्च हो जाएगा, तो इसके बारे में देखो हमने जो HPV वायरस है, दैट इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इससे संबंधित हमने पूरी डिटेल पहले एक्सप्लेन पेज पे डिस्कस की थी। वो आपने उससे नोट्स बनाए थे, दैट्स ओके। नहीं बनाए हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, एक बार देख लेना। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन पेज पे हमने डिटेल में आर्टिकल देखा था। ठीक है, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया हुआ फर्स्ट इंडिया में हमारा खुद का इंडिजीनसली डेवलप्ड वैक्सीन है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि हमारे देश में इस HPV वायरस के इन्फेक्शन की वजह से लगभग 1.25 लाख केसेस आते हैं हर साल और 75,000 के लगभग डेथ्स हो जाती हैं। ओके, तो ऐसे में ये जो वैक्सीन डेवलप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, ये क्वाड्रीवैलेंट है। क्वाड्रीवैलेंट का मतलब हो गया कि HPV वायरस जो है इसके 4 वेरिएंट, 16, 18, 6, 11, इन सभी वेरिएंट से होने वाला जो वायरस इन्फेक्शन है जिसकी वजह से कैंसरस इशू क्रिएट हो जाते हैं, तो उनको टैकल करने के लिए ये वैक्सीन कारगर साबित होगा चारों वेरिएंट के लिए। हमारे देश में ज़्यादातर जो सर्वाइकल कैंसर के केसेस आते हैं उनमें HPV 16 और 18 का मेन कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, ये वैक्सीन सस्ती रेट पे अवेलेबल होगा, 200 से 400 रुपये पर डोज के हिसाब से। ओके, और देखा जाए तो हमारे देश में वुमेन जो डेथ्स होती हैं वुमेन की, उनमें सबसे ज़्यादा डेथ तो होती है किसकी वजह से? ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। और दूसरा होता है HPV जो इन्फेक्शन है, HPV जो वायरस की इन्फेक्शन की वजह से जो सर्वाइकल कैंसर डेवलप हो जाता है उसकी वजह से। तो पूरी डिटेल आप वहाँ पे देख लेना, यहाँ पर इतना कुछ खास है नहीं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा और ये आई बटन में भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, फिर आगे न्यूज़ ये है कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक रैली निकाली है जिसमें ये डिमांड है कि यूनेस्को टैग मिल जाए दुर्गा पूजा को। वैसे यूनेस्को ने अकॉर्ड कर दिया है, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज टैग का, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज टैग का दुर्गा पूजा को। ठीक है, अब आपको क्या करना है समझ गए होंगे। यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज और टेंजिबल हेरिटेज की जो लिस्ट है, उसमें जो भी लिस्टेड हमारे यहाँ के मॉन्यूमेंट्स हैं या जो भी हमारे यहाँ की कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनके बारे में एक बार आप ज़रूर पढ़ लोगे। ठीक है, यूनेस्को एंड इंडिया, पूरी डिटेल अच्छे से पढ़ लेना, वो रिवाइज कर लेना। आर्ट एंड कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके लिए टास्क है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से अफेक्टेड जो भी रीजन है, जिसको रेड कॉरिडोर रीजन बोलते हैं, जिसमें आप वेस्ट बंगाल, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओके, उड़ीसा, ये वाला एरिया ले सकते हो, महाराष्ट्र, ओके, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जहाँ पर माओइस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा चलती है, नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। एक बार आपको लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के बारे में डिटेल
आपको गेन कर लेनी है, ठीक है। गूगल कर लेना सीधा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यूपीएससी ऐसे करके सीधा सर्च कर लेना, आपको ऊपर ही ऊपर सजेशन मिल जाएगा। बढ़िया बढ़िया जो भी कोचिंग्स है उनमें से किसी एक की कंटेंट को वहाँ से नोट मेकिंग कर लेना, जिससे कि आपका मेंस और प्रीलिम्स का अच्छे से बेस क्लियर हो जाएगा इसमें। ओके, बेसिकली अभी जो कंटेक्स्ट है वो तो ये कि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर वाला एरिया है ना, वहाँ पर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में 64 फीट का एक इस तरीके का ये स्टैचू टाइप बनाया है, ठीक है, स्पाइरल बनाया है, स्पाइर बनाया है, मतलब एक तरीके से ये एक मॉन्यूमेंटल रिप्रेजेंटेशन है मायोइज्म का। कि एक तरफ तो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि गवर्नमेंट ने जो भी कदम उठाए उनके चलते नक्सलिज्म जो है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो रहा है, पर यहाँ पर ये जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो शो करती हैं कि मायोइज्म अभी भी अपनी जो पैर गड़ाए हुए हैं वो हटाने की पूरी मूड में नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली डेडिकेट किया हुआ है एक माओइस्ट लीडर को, नक्सल लीडर को, जिस बंदे ने अपनी शहादत दी थी, है ना। तो उसके नाम पर ये तैयारियां की गई है। तो ऐसे में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है। देखो, हम बात करते हैं ना 2.5 फ्रंट की, तो जो हाफ फ्रंट है उसमें इंटरनल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, जिसमें मेन पार्ट रोल प्ले करता है कश्मीर वाला मुद्दा, एक तो जहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटीज़, मिलिटेंसी और ये चलती है। एक आ जाता है हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाला, एक आ जाता है नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी आ जाती है, ठीक है। और दो फ्रंट, एक पाकिस्तान है एक चाइना है, ऐसे 2.5 फ्रंट का हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी इशू चलता रहता है। तो ऐसे में ये जो हाफ फ्रंट है उसमें LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड रीजन, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, फिर हम आ गए एक्सप्लेन पेज पे। देखो, आज जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा INS विक्रांत को कमीशन कर दिया गया है इंडियन नेवी में, ठीक है। विक्रांत का मतलब होता है करेज, ओके। तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल है, डिटेल दी हुई है, ओके। पूरा नाम क्या है INS विक्रांत का, पूरा अगर देखा जाए तो डिटेल क्या है इसके बारे में देखो। इंडिजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, मतलब इंडिया में प्रोड्यूस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। और एयरक्राफ्ट कैरियर कैसे होता है, इस तरीके के शिप्स, ठीक है ना, जो कि एक तरीके के पोर्टेबल एयरफोर्स नेवी के जो प्लेन्स हैं, ठीक है, उनको लैंड कराने की व्यवस्था है यहाँ पे, कुल मिलाकर के ये देख सकते हो, ठीक है, ओशंस में भी। तो बेसिकली ये एक इंडिजीनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडिया का आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंडर में ये डेवलप हुआ है, ठीक है। और वैसे तो इसका अप्रूवल पहले हो रखा था, पर हाँ, अभी आत्मनिर्भर भारत जो चल रहा है, सेल्फ रिलायंट इंडिया, उसी का इसको पार्ट बना दिया गया है, ठीक है। INS विक्रांत है ही, वैसे देखा जाए तो नया अवतार है, पहले भी INS विक्रांत था, जो कि 1957 में हमने खरीदा था, कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम से, UK से। और वो UK में किस नाम से जाना जाता था, R11 के नाम से। और फिर हमारी नेवी में हमने कमीशन कर दिया था उसको INS विक्रांत के नाम से 1961 में। फिर इसको 1997 में डीकमीशन कर दिया जाता है, ठीक है, विक्रांत को, ओके। इसने अपना बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था 1971 वॉर में, जब हमने बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था। विक्रांत एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब हमने देख ही लिया था, ठीक है। भगवत गीता में जो इसके स्क्रिप्चर्स हैं वो दी हुई है, ज़्यादा इतना डिटेल हमें ज़रूरत है नहीं, वैसे हाईलाइट मैंने कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है भगवत गीता का, उसी में इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। और विराट वर्ड भी है, वो भी देखो, आप देख सकते हो। इसी तरीके से INS ही था, इंडियन नेवल सर्विसेज में डिप्लॉयड ही एक वेसल था बड़ा, उसको भी डिकमीशन कर दिया गया था, ठीक है। वो भी एयरक्राफ्ट करियर ही था। INS विक्रांत को पहले डिकमीशन किया, INS विराट को बाद में कर दिया था। अभी INS विक्रांत जो है वो INS विक्रांत जो हमने UK से लिया था उससे बहुत बड़ा है, साइज़ में भी बड़ा है। और इस पर कोटेशन मोटो लिखा हुआ है, INS विक्रांत जो आज कमीशन किया गया उस पर जयमा सम युद्धि स्पृधा, दैट मीन्स कि अगर हमसे कोई लड़ेगा तो हम उस पर जीत पाएंगे, ये इसका मेन मोटो है, ठीक है। डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखो, अप्रूवल 2003 में इसको मिल चुका था, फिर लगातार इस पर काम हुआ। देखो, वैसे देखा जाए तो बहुत डिलेड है ये, 2003 में अप्रूवल मिल गया, 2022 में ये कंप्लीट हो रहा है, जबकि इतना टाइम चाइना में नहीं लगता है। ये चीज़ हम बार बार देखते हैं, ठीक है ना, कि चाइना में जो वाइट पेपर इशू किया हुआ है वहाँ पर, जिसमें पूरा प्रोग्राम है कि कहाँ पर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का डेवलपमेंट होगा चाइना में, और उसी प्रोग्राम के हिसाब से वो जल्दी से जल्दी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर काम थोड़ा बहुत ढीला रहता है, ठीक है।
इसके अलावा देखा जाए नया इसमें खर्च कितना हुआ, 20,000 करोड़ का। पर एक बेनिफिट है, वो क्या कि ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है ना, इसलिए इसमें 80 से 85% जो कॉस्ट है वो तो हमारे देश से ही डेवलप हुई है। इससे क्या हुआ कि जो पैसा इसको बनाने में खर्च हुआ वो देश के देश में रह गया, बाहर नहीं गया वो पैसा। ये एक अच्छा पॉइंट है इसका इंडिजिनस बनाने का। ठीक है, फिर आगे ये पूरा सराउंड करके बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कौन कौन से एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स इनको डील कर पाएगा ये INS विक्रांत। MiG-29 फाइटर जेट, ठीक है, कामो 31 हेलीकॉप्टर जो कि रशियन ओरिजिन के हैं दोनों, उनको आराम से हैंडल कर लेगा, लैंड कर पाएंगे, टेक ऑफ कर पाएंगे। MH-60R हेलीकॉप्टर जो USA से हमने लिया है वो, ALH इंडिजिनस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ये हमारा इंडिया का खुद का प्रोड्यूस्ड है। LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, तेजस का नाम सुना होगा, वो है। ठीक है, इसके अलावा इसमें पावर के लिए गैस टरबाइन यूज हुए हैं। परफॉर्मेंस की बात करो तो हाईएस्ट स्पीड तो 28 नॉट्स हैं। ठीक है, मतलब 28 नॉटिकल माइल्स पर आवर, और वैसे नॉर्मल देखा जाए तो 18 नॉट्स है। और एक बार अगर पूरा एकदम पूरी फैसिलिटी लेकर के निकले, पूरा फ्यूल व्यूल सब कुछ, तो 7500 नॉटिकल माइल्स तक जा कर के आराम से अपनी वॉयज कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा कंपार्टमेंट्स डिज़ाइन किए हुए हैं, वो इतने काम के नहीं है। इसमें एक चीज़ है स्टोबार। स्टोबार ये क्या होता है, फुल फॉर्म देखो आप इसकी, शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। आपको पता है कि ये कितना छोटा रनवे है, और नॉर्मली हम एयरक्राफ्ट्स के लिए देखते हैं कितने लंबे लंबे रनवेज होते हैं। तो ऐसे में एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ जब करवाना है तो ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है, और जब उतारना है तो जल्दी से उसको कंट्रोल में लाना भी पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, एयरक्राफ्ट जब लैंड करेगा तो वो जाकर के नीचे पानी में गिर सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें अरेस्टर्स लगाए जाते हैं। अरेस्टर क्या होते हैं, बेसिकली एक रोप से कनेक्टेड, रोप भी बहुत स्ट्रॉन्ग वाली होती है, वायर्ड रोप होती है, रोप होती है, रस्सी। ठीक है, वो यहाँ पर इसमें एक वो होती है, कैटापल्ट सिस्टम होता है इसमें। कैटापल्ट का मतलब होता है जिस तरीके से गुलेल काम में आती है ना, उस तरीके से। तो जब लॉन्च टेक ऑफ करवाना होता है ना, तब तो आगे वाले जो पहिए होते हैं ना, आगे वाली व्हील्स, उनमें अटका करके और फिर बाद में उससे लॉन्च कर दिया जाता है। ठीक है, और अगर लैंड करवाना है तो वो ही कैटापल्ट वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पर आगे वाले व्हील्स में अटक जाएगा और उसकी स्पीड को रोक देगा। इस तरीके से काम करता है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, ये टेक्नोलॉजी स्टोबार काम में आती है। नहीं तो आपको पता है, खुद भी आप समझते हो कि टेक ऑफ करने में, लैंड करने में कितना लंबा रनवे चाहिए होता है। ये तो छोटा सा रनवे है, इसमें कैसे कंट्रोल होगा। तो कुछ ना कुछ एडिशनल एक्सटर्नल असिस्टेंस देनी पड़ती है, वो ही स्टोबार टेक्नोलॉजी है। ठीक है ना, मेथड है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है श्रीलंका को जो असिस्टेंस दी जा रही है IMF के द्वारा, उसमें क्या क्या होगा वो देखते हैं। कितना अप्रूवल दिया गया है ये तो आपने देख लिया, 2.9 बिलियन डॉलर्स का पैकेज है। ओके, अब नेक्स्ट क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ तो IMF का बोर्ड डायरेक्टर है, वो अप्रूवल देगा कि हाँ जी किस हिसाब से पैसा श्रीलंका को डिलीवर किया जाएगा। दूसरा, श्रीलंका को जो ऑलरेडी लोन देने वाले जो कंट्रीज़ हैं या फिर जो भी मल्टीलेटरल एजेंसीज़ हैं, जिसमें चाइना, इंडिया, जापान खुद भी आ गए, और दूसरी मल्टीलेटरल एजेंसीज, फॉर एग्जांपल हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर AIIB हो गया, या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक से भी लोन लिया हुआ हो श्रीलंका ने। कुल मिलाकर के जो भी लोन देने वाले हैं वो मिलकर के बातचीत करेंगे, उनकी मीटिंग होनी है कि भाई क्या प्रपोजल होना चाहिए, किसके हिसाब से IMF से पैसा मिलना चाहिए श्रीलंका को। क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी लोन दिया हुआ है उनके भी तो इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है ना, श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस में है। तो दूसरी अगर बात करें तो IMF जो है वो नेगोशिएशन तो श्रीलंका के अप्रैल में शुरू हो गए थे, और उस टाइम पे श्रीलंका ने पहले ही बोल दिया था कि देखो हमारे ऊपर 51 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है, जिसमें से 2 बिलियन डॉलर तो हमें इसी साल 2022 में रीपे करने हैं, और बचे हुए जो पूरे पैसे हैं वो आने वाले 6 सालों में हमें रिटर्न करने हैं। तो इस तरीके की प्रेशर श्रीलंका पे बनी हुई है। अब देखो IMF का जो पैकेज है वो आने वाले 4 सालों तक मिलेगा, मतलब मिल जाएगा IMF से, और आने वाले 4 सालों में फिर रिटर्न करना होगा। अब रिटर्न करने के लिए श्रीलंका को कुछ मेजर्स या कुछ चेंजेस लाने होंगे जिससे कि इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल सके। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बजट में जो रेवेन्यू कलेक्शन की बात की थी उसको राइज करना पड़ेगा।
ठीक है। इसमें मेन टारगेट अभी रानिल विक्रमासिंघे वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कहा कि जीडीपी का 15% तक रेवेन्यू कलेक्शन हम राइज कर लेंगे और जो सरकारी कर्जा है उसको रिड्यूस करेंगे। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स है वो 12 से बढ़ा करके 15% लेकर के जाएंगे, और साथ में जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो, ठीक है। और जो भी 18 साल या उससे ज़्यादा के लोग हैं उन सबको हम कंपलसरी टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए लाएंगे कि हाँ जी आप रजिस्ट्रेशन कराओ, जिससे कि डायरेक्ट टैक्स आपको पे करना हो। साथ में 50 के लगभग जो सरकारी कंपनियां हैं उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, जिसमें सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी आ गया, सिलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन भी आ गया, श्रीलंकन एयरलाइंस भी आ गई। इससे क्या होगा, वही प्राइवेटाइजेशन एलपीजी पॉलिसी आएगी पूरी की पूरी, ठीक है। इस रीस्ट्रक्चरिंग से लगभग $3 बिलियन का पैसा मिल पाएगा किसको, श्रीलंकन गवर्नमेंट को। साथ में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वहाँ पर जो लोग भी 65 साल या 62 साल बाद में रिटायरमेंट लेते हैं, अब उनको 60 साल में रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है जी। साथ में यूथ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी कॉल किया जाएगा, वो भी आएगा। इसके अलावा वेलफेयर स्कीम जो चल रही है उनको भी अभी रोका जाएगा, ठीक है। जो बूढ़े लोगों के लिए या क्राइसिस अफेक्टेड जो फार्मर्स हैं उनके लिए वेलफेयर स्कीम चल रही हैं, वो भी एक बार बंद करनी पड़ेगी। फिर बात आती है चाइना, इंडिया और बीच में श्रीलंका। देखो, एक तो हम देखें कि आज के टाइम पर इंडिया रीएक्टिवेट हो चुका है। पिछले 3 सालों की या 4 सालों की हम बात करें, जब से कोविड आउटब्रेक हुआ है ना, तब से चाइना पर बहुत सारे सवाल उठने तो वैसे लग गए, पर अब इंडिया जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लग गया है, क्योंकि इंडिया के हाथों से हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो निकल गया था। वो निकलने के पीछे बहुत सारे कारण थे, जिनमें एक कारण क्या था कि हमें बिल्कुल भी फ़ायदे वाला सौदा नहीं लग रहा था। हम्बनटोटा पोर्ट में चाइना ने इन्वेस्ट किया अपनी स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेन ऑफ कम्युनिकेशन है श्रीलंका के पास से निकलती है इंडियन ओशन में, जहाँ से जो वेस्टर्न ये गल्फ कंट्रीज़ है यहाँ से ये अपनी ऑयल और ये एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करता है श्रीलंका, ठीक है। तो वो चीज़ें दिमाग में ला करके फिर चाइना ने मतलब सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहता है चाइना, इसलिए हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप किया, राइट। जबकि इंडिया के पास में प्रपोजल पहले आया था, बट इंडिया ने क्यों मना किया? भाई सीधी सी बात है, बोले इकोनॉमिकली कोई बेनिफिशियल काम तो होने वाला है नहीं। तो इस तरीके से श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो आज चला गया चाइना के। फिर इंडिया ने अभी रिसेंट बात करें तो हमने त्रिनकोमली ऑयल टैंक फार्म है वो डेवलप करने के लिए खुद के हाथों में ले ली। अब इंडिया वहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके अलावा आप खुद ने अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि श्रीलंका का जो जाफना पेनिनसुला है, इसका मतलब अगर हम श्रीलंका का मैप देखें तो श्रीलंका के जो अपर पोर्शन है जो कि इंडिया की तरफ लोकेटेड है, वहाँ पर एक सोलर फार्म इंस्टॉल करना था। उस फार्म को इंस्टॉल करने में चाइना की कंपनी आगे आ रही थी, तो इंडिया ने अपने कंसर्न्स रेज कर दिए कि जी तमिलनाडु के बिल्कुल पास में लोकेटेड एरिया है, यहाँ पर आप चाइना के इन्वेस्टमेंट क्यों करवा रहे हो, हम करते हैं। तो ऐसे में चाइना की उस कंपनी को स्क्रैप मतलब उस डील को स्क्रैप करके श्रीलंका ने वो फिर ऑर्डर किसको दिया है? इंडिया। अब इंडियन कंपनीज है वो वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगा रही है, ठीक है। इसके अलावा अभी रिसेंट जो इशू आया था आपको पता है, चाइना का जो मिलिट्री शिप आया था, ठीक है, युआन वेंग 5, तो उसको लेकर के भी इंडिया ने अपना पूरा इशू हाईलाइट किया था कि भाई 750 किलोमीटर तक की रेंज को अगर ये कवर कर सकता है तो हमारे तमिलनाडु या तिरुवनंतपुरम जैसे जो एरियाज़ हैं वो तो एकदम आराम से रडार में है। तो उसको लेकर के श्रीलंका ने पोस्टपोन तो कर दिया था, पर फिर बाद में चाइना ने थोड़ा और प्रेशर बनाया। तो एक तरीके से एक चिंता की बात श्रीलंका के लिए क्या आती है, श्रीलंका चाइना इंडिया रिलेशंस की बात करी जाए कि बोले दो सैंडविच होता है ना, सैंडविच के बीच में श्रीलंका एक मीट की तरह रह गया और बाकी कुछ रहा नहीं। और साथ में श्रीलंकन गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके अवेयर भी है और उनका ये कहना है कि चाइना अगर यहाँ पर अपनी प्रेजेंस करना चाहता है तो कोई इशू नहीं है, पर अगर यहाँ पर वो इसकी चाइना की प्रेजेंस की वजह से सिक्योरिटी इशू आता है तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस तरीके से अब देखने वाली बात है कितना क्या है। बाकी हमें देखो हमारी खुद की डिफेंस एबिलिटीज़ को राइज करने की ज़रूरत है। हम ये विश्वास नहीं कर सकते कि हाँ जी हमारे पड़ोसी देश बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा साथ दे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो कार्ड खेलते हैं ना, चाइना के खिलाफ तो इंडिया कार्ड और इंडिया के खिलाफ चाइना कार्ड, उसके चक्कर में वो बिल्कुल पिस जाते हैं। उनकी खुद के किए हुए कर्म है जिसकी वजह से वो पिसते हैं। बांग्लादेश में भी यही होता है कि इंडिया से कोई सस्ते में लोन या सस्ते में सपोर्ट चाहिए तो क्या बोलते हैं कि भाई चाइना से ले लेंगे, करो तो करो। फिर इंडिया थोड़ा प्रेशर में आता है, कर देता है।
चाइना से कोई सपोर्ट लेना होता है तो इंडिया से बोल देंगे हम, कर दो तो कर दो। ऐसे करके इन दोनों कंट्रीज़ की जो खुद की रिलेशनशिप है वो तो हमें पता है कि अभी बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर के टेंशन में है इंडिया और चाइना, पर ये छोटे कंट्रीज़ है ना, ये अपना फ़ायदा देखने के चक्कर में पिसते चले जाते हैं, इनको पता नहीं रहता लॉन्ग टर्म में। और वही इशू अभी श्रीलंका कहीं ना कहीं फेस भी कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में देखा जाए तो इंडियन ओशियन में अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो इंडियन ओशियन में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ने कभी भी अपनी तरफ से किसी देश में एग्रेशन दिखाया हो ऐसा हुआ नहीं। हाँ, कई बार ये पॉइंट उठाया जाता है कि राजीव गांधी सरकार के टाइम पे 1987 के टाइम पे इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उनको वहाँ पर भेजा गया था श्रीलंका में, पर वही उस टाइम पर आपकी गवर्नमेंट की तरफ से भी एग्रीमेंट था, राइट। और उस टाइम की जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने जो सोचा समझा, जो परिस्थितियाँ दिखी उसके हिसाब से एक्शन लिया, राइट। तो उस परिस्थिति में इंडियन ओशियन में अगर पावर राइवलरी होती है तो उसके पीछे यहाँ पर हमें तो देखो अपनी तरफ से स्ट्रेंथ अपनी खुद की बनाने की ज़रूरत है। और INS विक्रांत उसी में एक लाइन भी है, अपने अभी हमने पढ़ ही लिया। तो कुल मिलाकर के अब श्रीलंकन इकोनॉमी, श्रीलंका जो सैंडविच है इंडिया चाइना का उसके बीच में कैसे पिस रहा है वो भी हमने देख लिया। इकोनॉमिक कंडीशन है ही बुरी। इंडिया देखो अपनी तरफ से इकोनॉमिकल सपोर्ट भी दे रहा है श्रीलंका को, $4 बिलियन के लगभग असिस्टेंस अभी तक दी जा चुकी है 2022-22 में, है कि नहीं। फिर इकोनॉमी पेज पे देखो हमारे जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर P चिदम्बरम जी है, उनका ये कहना है कि एजुकेशन लोन ज़्यादा से ज़्यादा देने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारी जो ये करंट जनरेशन है जो एजुकेशन लेना चाह रही है वो पढ़ लिख करके अपने आप को कैपेबल एनफ बनाए और उसका बेनिफिट इंडिया को डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने कही। अब इसके पीछे पॉइंट क्या आ रहा है, ये बात क्यों कही, क्योंकि अभी अगर पिछले 3-4 साल की हम बात करें तो जो एजुकेशन लोन्स दिए गए थे ना वो NPA में कन्वर्ट हो गए, उनकी EMIs टाइम पे आ नहीं पा रही है। तो इस केस में बैंक बड़े रिलेक्टेंट हैं और एजुकेशन लोन्स को अप्रूव नहीं कर रहे। तो P चिदम्बरम जी ने सीधी बात क्या कही कि एक बार आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जो केसेस चल रहे हैं उनका वॉल्यूम उठाओ, है ना। लगभग 5,24,000 करोड़ रुपए के केसेस चल रहे हैं और इधर आप देखो तो आपको पता पड़ेगा कि 6,246 करोड़ रुपए का पॉइंट है। तो एक तरफ आप अगर कॉरपोरेट हाउसेस को इतना रिलैक्सेशन दे सकते हो तो बच्चों को पढ़ने के लिए आप क्यों नहीं रिलैक्सेशन दे सकते, राइट। तो ये एक इनका आर्ग्यूमेंट है। ओके, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी डेटा रिलीज़ किया है और उसके हिसाब से क्या निकल के आया है कि हमारे यहाँ पर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जाता है ना उसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। जब आप देखोगे कि 2013 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मतलब बैंकों से लेन देन की शुरुआत हो गई थी। UPI का भी उसी टाइम पे शुरुआत हुआ था। आधार कार्ड की अगर हम बात करें, UPI नहीं सॉरी UIDAI, ठीक है, ओके। और आधार कार्ड वाला सिस्टम हो गया, फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना और फिर मोबाइल। तो जैम ट्रिनिटी के बेसिस पे जो पैसा सीधा बेनिफिशियरीज के अकाउंट में जाता है उसको अभी तक देखें ना तो लगभग 24.8 लाख करोड़ रुपए तक का अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र किया जा चुका है सीधे लोगों के अकाउंट में। ओके, जिसमें आप देखो 2022 के फाइनेंशियल ईयर दैट मीन्स 2021-22 के ईयर में 6.3 लाख करोड़ रुपए तक का एस्टिमेटेड पेमेंट ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये अपने आप में फाइनेंशियल इंक्लूजन का पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत अगर देखा जाए तो अभी बेनिफिशियरीज को 11 इंस्टॉलमेंट्स 11th इंस्टॉलमेंट दी गई है जिसमें 20,000 करोड़ रुपए की ट्रांसफ़र हुई है। अब आपको क्या करना है, प्रधानमंत्री आवास ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान स्कीम, एक तो इसके बारे में पढ़ लेना है, एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्लस फाइनेंशियल इंक्लूजन को डिटेल में UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना है। अच्छा, एक चीज़ और बोलना भूल गया मैं, कि श्रीलंका में जो क्राइसिस है वैसे क्राइसिस हमने भी झेले हैं भाई। 1991 में तभी LPG पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड पेज पे यूनाइटेड नेशन ने बीजिंग पे एलिगेशन लगाए हैं। एलिगेशन का मतलब सीधी बात कही है कि भाई आप वीगर मुस्लिम्स के साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, वहाँ पर उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाते हो, वहाँ पर लोगों के साथ में बहुत बुरा आप बिहेव करते हो, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो ये चीज़ बीजिंग ने कैसे कह के काउंटर की है, बोला वेस्टर्न कंट्रीज़ मिल करके और हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ हमारे यहाँ पे हो नहीं रहा है। तो वीगर मुस्लिम्स मेनली जो चाइना का सिंजियान प्रोविंस है, जहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट होता है, उस वाले एरिया में लोकेटेड है। तो हम थोड़ा सा मैपिंग भी देख लेते हैं। इस मैप में आप देख सकते हो ये शिंजियान प्रोविंस है जो कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, राइट।
अब ये जो दो एरियाज आप देख सकते हो, ये वाला ग्रे एरिया और ये वाला जो एरिया है, इसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, इसको चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है, जो कि इंडियन टेरिटरी है, राइट। इसके अलावा देख सकते हो ये शिनजियान रीजन ये वाला है, यहाँ पर वीगर मुस्लिम्स रहते हैं और चाइना इनको सप्रेस कर रहा है कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जा करके। इस वजह से जो यूनाइटेड नेशन है उसने अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन रेज किए हैं कि भाई आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। बस इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। जो चीज़ें मैं बताता हूँ प्लीज़ आप उनको रिवाइज कर लिया करो कैसे भी करके।